यह दो पदों का मेल से ही समास बनता है। कोई दो पद, अगर दो पदों को जोड़ दिया जाए तो समास बनता है। वो दो पद क्या होगा? देखो, समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। और इसकी विशेषता यही देखेंगे आगे, तो विशेषता यहाँ उसका जो प्रकार दिया है यहाँ जान जाएगा। लेकिन यहाँ समास क्या है, इसकी परिभाषा यह है कि समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनता है। एक अकेला पद नहीं होगा समास में, या तो दो पद होते हैं या दो से अधिक पद होते हैं, तभी वो क्या बनता है? समास। अर्थात ये कह सकते हैं कि उस शब्द को तोड़ा जा सकता है। समास को हम क्या करते हैं? खंड कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि दो पद या दो पद से अधिक पदों को जब जोड़ा जाता है, जो पद बनता है वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है। और इसकी विशेषता इस प्रकार होगी कि इसकी विशेषता जो परिभाषा है ना, वही विशेषता होगा। क्योंकि परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों से ही समास बनता है, तो परिभाषा भी वही होगा। तो इसका अगर देखें हम इसकी विशेषता है, तो विशेषता कहता है, इसकी विशेषता इस प्रकार होगी कि समास के कई पदों का मेल होता है। वही है ना, ऊपर लाइन में जो लिखा था वही यहाँ पे है। समास क्या होता है? कई पदों का मेल होता है, और इन कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाती है? लुप्त हो जाता है। ठीक है, ये वाला याद रखेंगे। समास के प्रकार ये भी होता है। अगर बोले समास की विशेषता क्या है, तो वहां बताएंगे समास की विशेषता क्या होती है। ये दो पद या दो से अधिक पद मिलकर जो पद बनता है वो समास होता है। लेकिन समास के दो पदों के बीच जो मतलब योजक चिन्ह, दो पदों के बीच जो विभक्ति होती है, विभक्ति क्या होता है? कोई दो मतलब शब्दों को जोड़ने में जो आवश्यक होती है वही क्या कहलाता है? विभक्ति कहलाता है। तो इन पदों के बीच का विभक्ति लुप्त हो जाता है, विभक्ति लुप्त हो जाता है। उदाहरण के राज पुरुष, जिसमें दो पद है, राजा और पुरुष है, दोनों मिलकर क्या बनेगा? राजपुर। लेकिन यहाँ पर जो विभक्ति का जो लगा हुआ है वो क्या है? लुप्त है। मतलब ये पूरा का पूरा राजपुरुष एक क्या मेरा समास है, राजपुरुष समास है। और इसको अगर दो पदों में बांटे तो कौन कौन पद बनेगा? एक राजा पद बनेगा और एक क्या बनेगा, है ना? ये क्या है? राजपुरुष, एक राजा और एक क्या पुरुष हो जाएगा। तो राजा एक पद पुरुष, दोनों पद मिलके ही क्या बना? समास। अब यहाँ पर इसके बीच में राजा का पुरुष को ही राजपुरुष कहते हैं। तो यहाँ के का जो मतलब है अभिव्यक्ति था वो क्या होगा? लुप्त हो गया, है ना? उसको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब होता है लेकिन ये लुप्त वाक्य में दिखाई देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसकी विशेषता में एक मतलब समास की विशेषता में यह पदों के बीच का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है। विभक्ति चिन्ह में कुछ भी हो सकता है, का भी होता है, और भी हो सकता है, ए भी हो सकता है ना, एवं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब दो शब्दों को जोड़ने में जो आवश्यक हो वही क्या है? उसी को ही क्या कहते? विभक्ति कहते। ठीक, समझ गए? समास क्या है? दो पदों से मिलकर बनता है या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है, समास कहलाता है। और इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होती है? तो समास के 6 भेद में सबसे पहले आता है तत्पुरुष। पहले नहीं आता, मतलब आगे पीछे करके हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय होता है, बहुब्रीहि होता है, द्वंद्व होता है, दिग्गु होता है और अविभाज्य समास होता है। तो 6 प्रकार इसका। तो समास का 6 प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने प्रकार, तो बता देंगे कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। ठीक है। तो तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है? पहला पद पराय संज्ञा होगा। पता है संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी चीज के नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। इसमें पहला पद जो होगा, पद तो अभी समझा दिए। पद क्या होता है? कोई भी समास है उसको खंड करने पर पद ही बनता है ना? दो शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है, वही होता है पद। तो इसमें पहला पद पराय संज्ञा होगा, पहला पद या तो संज्ञा होगा। तो यहाँ पर बताओ राजपुरुष में पहला पद क्या था? तो राजा और पुरुष। तो राजा क्या है? ये क्या संज्ञा है ना, नाम है ना, तो ये संज्ञा, ये दो पद है ना। उसी तरह से इसमें भी परिभाषा वही है कि समास क्या है? तत्पुरुष समास क्या है? इसमें पहला पद पराय हमेशा क्या होगा? या तो वो संज्ञा होगा या तो विशेषण होगा, और दूसरा जो पद होगा, पहला पद या तो संज्ञा होगा, दूसरा और या तो विशेषण होगा, और दूसरा पद हमेशा संज्ञा होगा, और दूसरा पद इसका प्रधान भी होगा। दूसरा पद इसका क्या होगा? प्रधान भी होगा। उसी को तत्पुरुष समास कहेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ स्वर्ग प्राप्त। अब स्वर्ग प्राप्त में 2 पद है, क्योंकि समास है, तो स्वर्ग प्राप्त में 2 पद है। कौन कौन है? एक पद स्वर है, दूसरा पद क्या है? प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? स्वर्ग प्राप्त कहते हैं। तो यहाँ पर 2 पद, स्वर और क्या?
प्राप्त। यहाँ पर बताओ पहला पद क्या है, अंतिम पद क्या है, तो स्वर पहला पद है, अंतिम पद प्राप्त है। तो ये दोनों में से कौन प्रधान है, तो स्वर प्रधान या प्राप्त, तो प्राप्त प्रधान है। चाहे कुछ भी प्राप्त करे, स्वर हो या जो भी हो, प्राप्त, इसका मतलब प्राप्त यहाँ क्या है, प्रधान है। प्राप्त प्रधान है और प्राप्त संज्ञा भी है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, तत्पुरुष समास। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लुप्त है। बताओ यहाँ पे स्वर प्राप्त है, स्वर को प्राप्त, इसका अर्थ क्या निकल गया, स्वर को प्राप्त, यानी सिर तो स्वर को प्राप्त, यहाँ को नहीं दिखाई दे रहा है, स्वर प्राप्त या को दिखाई नहीं देता है, इसलिए क्या कहते हैं, समास में जो विभक्ति चिन्ह होता है वो लुप्त होता है। तो स्वर्ग को प्राप्त। उदाहरण के लिए और ले सकते हैं, सिर तो, दो पद है, एक में सिर है, दूसरे में दूसरा पद क्या होगा, तोड़ है या तोड़ने वाला। तो यहाँ पर दूसरा पद प्रधान है, तोड़ने वाला क्या प्रधान है, इसीलिए इसको क्या कहलाएंगे, इसी को इसको तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है। अब देखो कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास में होता है कि जो कर्ता होता है, कर्ता कहते करने वाले को, तो बहुब्री समास, सॉरी, कर्मधारय समास में कर्ता यानी तत्पुरुष के ही कर्मधारय समास कहते, तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते। कैसे, अभी देखेंगे। देखो कर्मधारय समास में तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कर्ता अर्थात प्रथम पद, कर्ता क्या होता है, करने वाला होता, अर्थात क्या, प्रथम पद प्रधान होगा इसका, और पूर्व यानी उत्तर, पूर्व मतलब पहले, उत्तर में बाद, यानी पहला पद और अंतिम पद या तो वो विशेषण होगा या तो विशेष्य होगा के रूप में हो सकता है, लेकिन इसका पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। यहाँ ध्यान से सुनोगे कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहला पद या तो संज्ञा होगा, पहचानने का तरीका है, क्योंकि पहला पद या तो संज्ञा होगा उसका या तो विशेषण होगा, अंतिम पद उसका क्या होता है, संज्ञा होता है, और अंतिम पद ही उसका क्या होता है, प्रधान होता है। विभक्ति चिन्ह तो सब में लुप्त हो जाता है। ठीक है, प्रधान अंतिम पद होता है। उसका जस्ट उल्टा होता है कर्मधारय समाज में। यहाँ पर पहला पद क्या होगा, प्रधान होता है। कर्मधारय में पहला पद प्रधान होता है, और पहला पद या तो तुमको पहला पद या तो विशेषण हो सकता है या तो विशेष्य होगा, और अंतिम पद कुछ भी हो सकता है, संज्ञा हो या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो उदाहरण के लिए नौ युग, नवा है जो युवक, यहाँ पर ये दोनों में कौन, नौ है युग, नया है जो युवक, तो प्रधान पद कौन है, क्योंकि दो पद है, नौ युग में नौ है और दूसरा क्या, दूसरा पद युवक है, तो यहाँ पर प्रधान कौन है, नौ प्रधान है ना, क्योंकि युवक कैसा है, न्यू है यानी नया है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, कर्मधारय समास कहेंगे, क्योंकि पहला पद इसका क्या होगा, प्रधान है। बहुब्री समास क्या है, देखो बहुब्री समास देख के यानी नाम से ही बड़ा लगता है, तो ये सबसे ज्यादा ये होता है कि बहुब्री समास होता क्या है। ये बहुब्री समास में ये वैसे समास होता है जो अपना अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ रखता है, यानी मतलब कोई भी समास का अगर कोई अर्थ निकले लेकिन उस अर्थ को छोड़ के भी अगर दूसरा अर्थ रखता है तो उसी को बहुब्री समास कहते हैं। तो वो बहुब्री समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, ना तो प्रथम ना तो द्वितीय, कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना, क्योंकि यह अन्य मतलब अन्य अर्थ रखता है, विशेष अर्थ रखता है, तो पद कहाँ प्रधान होगा इसका। तो बहुब्री समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा, इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, और अर्थात इस समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है, जैसे चंद्रशेखर, है ना, उसी को बहुब्री समास कहते हैं। याद रखेंगे एक लाइन में, बहुब्री समास क्या होता है, ऐसा समास होता है जिसका अर्थ वो अपना अर्थ या उसका जो मूल अर्थ होता है वे अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ रखता है, बहुब्री समास होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ उदाहरण के लिए चंद्रशेखर, बताओ ये बहुब्री समास है कि नहीं है, क्योंकि बहुब्री समास हम लोग जानते क्या होता है, अपना अर्थ छोड़ के अलग रखता है। तो बहुब्री समास में तो ये चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का अर्थ क्या होगा निकालेंगे। अगर चंद्रशेखर का अर्थ है तो चंद्रशेखर किसको कहते हैं, चंद्र है सिर पर जिसका, जिसके सिर पर चंद्र होता है यानी चांद होता है, जिसके सिर पर चंद्र यानी चांद होता है उसी को कहते हैं चंद्रशेखर। अब बताओ यहाँ पे चंद्रशेखर और इसका माने यानी इसका अर्थ क्या है, जिसके सिर पर चंद्र है, लेकिन कहते किसको है, महादेव को कहते हैं। तो ये अपना छोड़ के रखा ना विशेष अर्थ है चंद्रशेखर, इसका अर्थ होना चाहिए चंद्र है सिर पर जिसका, लेकिन इसका अर्थ ये ना होके क्या बोलते हैं, इसको महादेव बोलते हैं, यानी चंद्रशेखर को ही क्या बोलते हैं, महादेव बोलते हैं। तो इसीलिए अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ रखा है, यही बहुब्री समास है। दूसरा अगर उदाहरण ले लें नीलकंठ, है ना, नीलकंठ, नीलकंठ में इसका अगर अर्थ देखेंगे तो नीलकंठ
यानी नीला है कंठ जिसका, किसका नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका, लेकिन कहते हैं किसको, शिवाजी को कहते हैं। तो रखा ना नीलकंठ, नीलकंठ को नीलकंठ किसको कहते हैं, शिवाजी को कहते हैं। तो अपना अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ रखा है। और ले सकते हैं दशानन, दस है आनंद जिसका, है ना। अगर दशानन का अर्थ निकालेंगे, दशानन उसी को कहते हैं कि जिसका 10 आनन हो, अर्थ यह हुआ। लेकिन कहते हैं किसको, रावण को कहते हैं। तो दशानन रावण को कहते हैं। उसका अर्थ क्या था, 10 है आनंद जिसका, अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ रखता है, वही होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब यहाँ पे द्विगु समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास, ये सबसे आसान होता है कि द्वंद्व समास में यही से नाम पता चलता है, दुवंद, है ना। इसका मतलब दो पद की बात हो रही है, दुवंद, है ना। यहाँ पर देखो दुवंद यानी मतलब संख्या का बात हो रहा है, इसी से ही पहचान लेंगे। दुवंद ये मतलब संख्या की बात हो रही है। तो द्वंद्व समास होता है, इसमें सभी पद प्रधान होते हैं और इनका अवलोप हो जाता है। बहुब्रीहि समास, हाँ द्वंद्व समास, इसके सभी पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं और बीच में क्या होता है, इसका योजक चिन्ह होता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में क्या होगा, इसका सभी पद प्रधान होता है और बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह होगा। द्वंद्व समास सबसे आसान तरीका है इसका पहचानने का कि द्वंद्व समास किसको कहते हैं, दो समास होगा, दो पद होगा, जिसके बीच में योजक चिन्ह होगा, वही क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास, है ना। जैसे हाथ पे बीच में क्या है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह माइनस के जैसा होता है। ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, हाथ पांव के बीच में योजक चिन्ह क्या है, हाथ पांव के बीच में क्या है, योजक चिन्ह। माता पिता के बीच में क्या है, योजक चिन्ह। तो जहां पर योजक चिन्ह दिखेगा, बीच पर योजक चिन्ह दिखेगा, वही क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाता है। इसका सारा पद क्या होता है, सभी पद प्रधान होता है और सभी पद प्रधान होता है और जाके बीच में क्या होता है, इसका योजक चिन्ह होता है। ठीक है। और द्विगु समास ये गिनती का बोध कराता है। ठीक है। द्विगु समास जिससे संख्या का बोध हो, है ना। द्विगु समास जिससे क्या हो, संख्या का बोध हो, उसे द्विगु समास कहेंगे। जैसे पंचभुज, बताओ ये कौन सा समास है, पंचभुज, यानी 5 भुजा वाले को ही पंचभुज कहते हैं, जिसमें 5 भुजाएं होती है। अब बताओ 5 क्या संख्या है, तो संख्या का बोध करा रहा है, तो संख्या का अगर बोध कराएगा तो वो क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा, है ना। चौराहा है, मतलब चौराही किसको बोलते हैं, चार रहा, चार क्या है, संख्या है, इसका मतलब संख्या बोध हो रही, संख्या का बोध करा रहा है, तो क्या होगा, द्विगु समास होगा। 6 माही मतलब 6 माह को 6 माही का, 6 क्या संख्या, संख्या का बोध हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। और अविभाव समास भी मतलब वैसे ही इजी है, जैसे देखे थे ना, द्वंद्व समास आसान था। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह हम देखेंगे कहेंगे द्वंद्व समास है। वैसे ही अविभाव समास होता है, 2-3 चीज याद रखेंगे, इसे भी बन जाएगा। अविभाव समास जिसमें समास में उपसर्ग हो, समास में क्या हो, उपसर्ग, उपसर्ग को कहते किसी भी शब्द से पहले लग के अर्थ बदल देता है। कहने का मतलब उपसर्ग भी एक शब्दांश होता है, यानी शब्द का छोटा हिस्सा शब्दांश होता है और उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है, आगे लगता है। तो इसीलिए अविभाव समास जिस समास में उपसर्ग हो और प्रथम पद उसका अव्यय होता है और या तो समस्त पद पहले यानी पर, यथा और आ जाए, उसी को अविभाव समास कहेंगे। तो यहाँ पर जो परिभाषा दिया हुआ है ना, जिस समास में उपसर्ग हो और प्रथम पद अव्यय हो और या समास में पहले पर, यथा हो, वही क्या कहलाएगा, अविभाव समास। तो ये परिभाषा को काट के डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे, अविभाव समास क्या होगा, इसमें क्या होता है, उपसर्ग होता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो यहाँ पर या तो पर से, कोई भी समास अगर पर से शुरू हुआ है, पर से याद रखें, कोई समास पर से शुरू हुआ है कहेंगे अविभाव समास है। अगर यथा से शुरू हुआ है तो ये इसको क्या कहेंगे, अविभाव समास। अगर आ से शुरू हुआ है तब भी कहेंगे क्या, अविभाव समास। बस यही 3 याद रखेंगे, है ना। पर, कोई भी समास पर से शुरू होगा। यहाँ पर उदाहरण के लिए प्रतिशाल, है ना, प्रतिशाली, प्रतिशाली बताओ, यहाँ पर प्रति प्लस क्या शाली है, यहाँ पर प्रति क्या है, उपसर्ग है और प्रति यानी पर से शुरू हुआ है ना, पहले क्या पर है। तो पर से शुरू होने वाले जितने भी समास होंगे वो कौन सा समास, अविभाव समास, है ना। प्रतिशाली हो गया, प्रत्याशी हो गया और यथा, यथा, यथा से क्या बनेगा, यथाशक्ति, यथासंभव। बताओ पहले क्या है, यथा आया ना, इसका मतलब पहले अगर यथा आया, समास के पहले में यथा है, मतलब ये क्या है, अविभाव समास है। ठीक है। उसी तरह से आजकल हो गया, दिनों दिन रातों रात। यहाँ पर देखोगे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आजकल दिनों दिन रातों रात, यहाँ पे कोई लगा देगा क्या, द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में तो दिनों दिन, बीच में क्या योजक चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर देखो दिनों दिन दोनों जगह एक ही चीज है ना, दोनों पद है ना, दिन बोलो या दिनों बोलो, दोनों पद एक ही है ना, दोनों पद एक है,
यहाँ पर दोनों पद हाथ पांव दोनों पद अलग अलग है, तो यह हाथ पांव है ना उल्टा मतलब दिखाई दे रहा है, ये विपरीत है, यह विपरीत है नहीं सेम है। तो इसके बीच में अगर सेम रहे, बीच में योजक चिन्ह रहे, तब भी ये क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों पद जो है सेम हो और विपरीत भी ना हो और योजक चिन्ह लगा हो, हम कह देंगे द्वंद्व समास, ऐसा नहीं होगा। द्वंद्व समास तभी होगा कि दोनों पद विपरीत होगा, अलग अलग पद होंगे, अगर योजक चिन्ह है तब होगा वह द्वंद्व, नहीं तो वो क्या किस में जाएगा, अविभाव समास में जाएगा। तो समझ गए समास किसको कहते हैं, समाज के कितने भेद हैं, समास समझ गए, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है। और जितने समाज है 6 प्रकार का बताया ना, सबके बीच में जो भी चिन्ह होता है ना विभक्ति, वो लुप्त होता है, इतना समझ गए। कौन कौन समास था, 6, तत्पुरुष था, कर्मधारय था, बहुब्रीहि था, द्वंद्व था, द्विगु था, वो विभाव था। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है और पहला पद या तो संज्ञा या तो विशेषण होगा और अंतिम पद संज्ञा भी हो सकता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तत्पुरुष कहते हैं। और कर्मधारय समास में क्या होता है, प्रथम पद उसका क्या होता है, प्रथम पद उसका प्रधान होगा। बहुब्रीहि समास में जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ रखे, बहुब्रीहि समास। और द्वंद्व समास क्या होती है, जो कोई भी समास के बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे, योजक चिन्ह और समास का पद जो है ना एक जैसा ना हो और विपरीत लगे, तो उसी को कहते हैं द्वंद्व समास। द्विगु समास जहाँ गिनती का बोध होता है ना, जहाँ से हमको पता चले कि संख्या का बोध हो रहा है, उसको कहेंगे द्विगु समास। अविभाव समास तो बता दिए, 3 चीज याद रखेंगे कि अगर कोई भी समास परों से शुरू हुआ तो ये अविभाव समास, अगर यथा से शुरू हुआ तब भी, या आ से शुरू हुआ तब भी। और 2-3 को ये याद रखेंगे कि ये पूछ लिया है ना, एक जैसा शब्द एक जैसा पद, दिनों दिन रातों रात, है ना, तो अगर यहाँ रहेगा तब भी ये अविभाव समास कहलाएगा।